हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय जो है फिजिक्स का आंसर पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें आपको 2020 के पहले सेट के जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करवाऊंगा, यानी कि खंड नंबर 7। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी 2-2 अंक वाले होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि एक प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर प्रेरकी परिपथ में जो है धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर बताना है, और इसके बाद जो है प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर आप लिखेंगे इसमें प्रेरकी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए, तो इसके लिए जो वोल्टेज होता है इसका सूत्र होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इसके अलावा जो धारा होगी वो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यो जो दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ओमेगा टी, यहाँ पर ओमेगा टी, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए प्लस π/2। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज जो है यहाँ पर धारा से 90 अंश आगे है, यानी कि यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है धारा से कला में 90 डिग्री आगे है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि प्रेरकी परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है, तो ये आप लोग याद रखेगा कि वोल्टेज जो है ये कला में धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। इसे आप इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है धारा, तो वोल्टेज जो होगा वो इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, ये वोल्टेज जो है इस धारा से 90 डिग्री आगे होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज जो है ये कला में धारा से 90 डिग्री आगे है। या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये वोल्टेज दिया गया है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए वोल्टेज जो है धारा से 90 अंश आगे है, आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर आप बता सकते हैं कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे है, यानी कि इसे आप इस प्रकार से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर धारा है तो इसका मतलब ये जो है वोल्टेज से 90 अंश पीछे है। इस प्रकार से भी आप बता सकते हैं कि वोल्टेज जो है ये धारा से 90 अंश आगे है, या फिर आप बता सकते हैं कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा गया है। इससे ध्यान दीजिए, आप इस प्रकार से भी लिख सकते थे, यानी कि यहाँ पर ये लिख दीजिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो फिर जो धारा होगी वो हो जाएगी I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इस प्रकार से, यानी कि धारा जो है वो वोल्टेज से 90 अंश पीछे है। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर इनके बीच का जो कलांतर है उसमें वोल्टेज जो है वो धारा से 90 अंश अग्रगामी होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखना है। तो प्रेरण प्रतिघात के लिए ध्यान दीजिए, इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं XL से, और सूत्र होता है ओमेगा L। या फिर इसके अलावा आप बता सकते हैं XL बराबर होता है 2πfL। इस प्रकार से आप प्रेरण प्रतिघात को प्रदर्शित कर सकते हैं। ओमेगा जो है यहाँ पर कोणीय आवृत्ति है, L यहाँ पर प्रेरकत्व होता है। याद रखिएगा, ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है, L यहाँ पर जो है प्रेरकत्व होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर खा, इसमें दिया गया है यहाँ पर कि तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर, यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁷ मीटर, इतना दिया गया है।
कि फोटान की ऊर्जा का मान जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य दी गई है और फोटान की ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करनी है। तो ऊर्जा के लिए सूत्र प्रयोग किया जाता है E बराबर hc अपान लेमडा। E बराबर h यहाँ पर प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34। C प्रकाश की चाल है, इसका मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8। ये मान आपको दिए नहीं जाएंगे, ये आपको पता होने चाहिए कि h प्लांक नियतांक है और इसका मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 होता है और C प्रकाश की चाल है, इसका मान 3 गुणे 10 की घात 8 होता है। इसके अलावा लैम्डा, इसका मान आपको दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -7, इतना हो गया। इससे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 1 19, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए -7 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 और 7 मिलके हो जाएंगे 15। -34 से जब प्लस का 15 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 19 और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि E बराबर, जब इसे आप लोग यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए 5 3 15, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा 4 और 8 मिलके हो जाएगा 48, 5 9 45, 3 बचेगा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे तो 5 6 का 30 गुणे 10 की घात -19। आप भाग करके चेक कर सकते हैं, तो ये मान जो आएगा ये जूल में आएगा। अब इससे आपको बदलना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E बराबर 3.96 गुणे 10 की घात -19। इससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आपको भाग करना है 1.6 गुणे 10 की घात -19 से। जब इससे भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। याद रखिएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग करते हैं, तो यहाँ पर ये जो है कैंसिल हो जाएगा। इससे जब इसको आप भाग करेंगे तो भाग करने पर लगभग इसका मान 2.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर गा, इसमें यहाँ पर दिया गया है कि यदि प्रिज्म कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बताया गया कि प्रिज्म कोण, इसके अलावा न्यूनतम विचलन कोण बराबर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, ध्यान दीजिए, A बराबर डेल्टा M। ए यहाँ पर प्रिज्म कोण होता है और ये यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण होता है। याद रखिएगा, ए प्रिज्म कोण है और ये न्यूनतम विचलन कोण है, तो ये आपको बराबर दिया गया है और यहाँ पर आपको अपवर्तनांक जो है ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र होता है n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 और बटे में होता है साइन A बाई 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा n बराबर साइन A प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल्टा M, ये किसके बराबर है, A के बराबर है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, A, तो यहाँ पर भी लिख दीजिए A, बट्टे में हो जाएगा 2, इसके बाद बट्टे साइन A बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन, इससे आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2A बट्टे 2 और इसके बाद साइन A बाई 2, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन A और बट्टे में आ जाएगा साइन A बाई 2। इसके बाद n बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन A, इसका सूत्र होता है 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2। साइन A बराबर इतना होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बट्टे, यहाँ पर हो जाएगा साइन A बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर n बराबर आ जाएगा 2 कॉस A बाई 2, तो ये यहाँ पर अपवर्तनांक आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर घा, इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए एक फिगर दिया गया है, पहले आपको इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पर इसमें यहाँ पर दिया गया है A, यहाँ पर B और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है Y, इस प्रकार से दिया गया है। और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत Y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके लिए जो है बूलियन व्यंजक ज्ञात करना है।
तो ये जो प्रतीक चिन्ह बना है ये एंड गेट का है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रतीक चिन्ह जो है एंड गेट का है, इसमें ए और बी ये इनपुट होते हैं, इसके अलावा वाई जो है आउटपुट होता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यदि ए और बी इनपुट तथा वाई आउटपुट हो तो बूलियन व्यंजक होता है a डॉट बी बराबर y, इस प्रकार से। लेकिन इसे पढ़ा जाता है a एंड b इक्वल्स y, याद रखिएगा। इससे आप पढ़ेंगे a एंड b इक्वल्स y, यानी कि इससे आप a डॉट बी वाई नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। इसे a डॉट बी बराबर y नहीं पढ़ना है, इससे आप पढ़ेंगे a एंड b इक्वल्स y, इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर जो है इस निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी के अथवा में आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि नॉर गेट का प्रतीक चिन्ह तथा सत्यता सारणी बनाइए। नॉर गेट, यहाँ पर इस गेट के लिए जो है आपको प्रतीक चिन्ह, इसके अलावा सत्यता सारणी जो है बनानी है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है नॉर। नॉर में ध्यान दीजिए, पहला जो है ये एन है और इसके बाद है ओ आर, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑर गेट, और ये एन का मतलब है यहाँ पर नॉट गेट, यानी कि इसमें नॉट गेट और ऑर गेट को जो है संयोजित किया गया, ये आपको बताया भी गया था। तो इसका जब प्रतीक चिन्ह बनाएंगे तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑर गेट के लिए आप इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। यहाँ पर इसमें जो है दो इनपुट हो जाएंगे ए और बी, इसके अलावा एक आउटपुट हो जाएगा। तो इसका जो आउटपुट होगा इसे हम लोग नॉट गेट का इनपुट बना देंगे। यहाँ पर इस नॉट गेट का ये इनपुट हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसका आउटपुट हम लोग मान लेते हैं y और इसका आउटपुट मान लेते हैं y डैश। तो ये आपका था यहाँ पर ऑर गेट और ये था यहाँ पर नॉट गेट, तो मिल के ये बन जाएगा नॉर गेट। ये यहाँ पर हो जाएगा प्रतीक चिन्ह इस प्रकार से। a और b यहाँ पर इनपुट है, इसका आउटपुट है y डैश, और इसके बाद यहाँ पर जो नॉट गेट है इसका इनपुट इसे बना दिया गया है, यानी कि आउटपुट को इसके, और इसका आउटपुट है y, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपको इसकी सत्यता सारणी बतानी है। तो सत्यता सारणी, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सत्यता सारणी आपको बनानी है। इस प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आप लिखेंगे इनपुट और यहाँ पर हो जाएगा आउटपुट, इस प्रकार से। अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनपुट जो है यहाँ पर ए और बी, ये दो इनपुट थे इसके, इसका आउटपुट क्या था y डैश, तो इसका आउटपुट यहाँ पर हो जाएगा y डैश, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब एक में मान 0 और दूसरे में भी मान 0, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा 0 होगा, यानी कि कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर एक इनपुट यहाँ पर 0 है और एक 1 है तो यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है, यानी कि इसका मान कितना हो जाता है 1। इसके अलावा अगर एक इनपुट 1 और इसके अलावा दूसरा 0 है तब भी यहाँ पर आउटपुट मिल जाता है, यानी कि इसका भी मान कितना हो जाता है 1। अगर दोनों इनपुट यहाँ पर 1 है तो भी इसका आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि 1। इस प्रकार से यहाँ पर इतना आएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जो है इस गेट के लिए जो है इनपुट का कार्य करेगा और इसका आउटपुट क्या है y। तो अब यहाँ पर इसका आउटपुट ध्यान दीजिए, अब ये इनपुट का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर जब इसका करेंगे तो 0 बार हो जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 1। यहाँ पर 1 बार इसका मान 0, यहाँ पर भी 1 बार इसका भी मान 0, यहाँ पर भी 1 बार इसका भी मान 0। तो पहले यहाँ पर जो रूल लगता है वो ऑर गेट के अनुसार है और इसके बाद वाले में जो रूल लगता है वो नॉट गेट के अनुसार, ये आपको बताया गया पूरा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, खंड दा, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी 3-3 अंक के होंगे। अब तो अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि एक उत्तल लेंस
तथा अवतल लेंस की क्षमता जो है क्रमशः 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और युग्म लेंस की जो है प्रकृति क्या होगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है, दोनों की क्षमताएं दी गई हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दिया है क्षमता को हम लोग लिखते हैं P से, तो पहले लेंस के लिए P1 इसका मान हो जाएगा 10 डायोप्टर। ये उत्तल लेंस है इसलिए यहाँ पर ये जो क्षमता होगी वो प्लस में होगी। इसके अलावा ध्यान दीजिए दूसरा अवतल लेंस है तो इसकी जो क्षमता होगी वो निगेटिव हो जाएगी, इसका मान दिया गया है 2 डायोप्टर। इतना हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे वस्तु की दूरी दी गई है आपको u बराबर 25 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी ये माइनस में होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको P1 और P2 दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग पहले फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो इसके लिए ध्यान दीजिए सूत्र होता है F1 बराबर 1/P1। इसमें मान रखेंगे तो 1/P1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, लेकिन ये जो मान होगा वो मीटर में होगा। अगर इसे आप सेंटीमीटर में बदलना चाहते हैं तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 100 और बट्टे में हो जाएगा 10, ये बदल जाएगा सेंटीमीटर में। 10 से भाग करेंगे तो 10^100 सेंटीमीटर, इतना आ गया। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो F2 बराबर 1/P2 यहाँ पर मान रखेंगे तो 1/ इसका मान रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा -2 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100 बट्टे में आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, भाग करेंगे तो -50 सेंटीमीटर, इतना आ गया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1/f बराबर सूत्र होता है 1/f1 प्लस 1/f2, इसमें मान रखेंगे तो इसका मान ध्यान दीजिए 10 दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10। इसके बाद ध्यान दीजिए 1/, यहाँ पर F2 का मान जो दिया गया वो माइनस में है तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस जो था ये माइनस में बदल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50, इतना हुआ। इसका हम लोग लाशा लेंगे तो इसका लाशा आ जाएगा 50। 10 से इसको हम लोग भाग करेंगे तो 10 × 5 = 50, 5 बार जा रहा है तो यहाँ पर ऊपर 5 से गुणा करके लिख दीजिए तो 5 × 1 = 5 आ जाएगा। 50 से इसको भाग करेंगे तो 50 × 1 = 50, 1 से गुणा कर दीजिए तो इतना आ जाएगा। 5 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और बट्टे में आ जाएगा 50। तो ये 1/f का मान है। जब यहाँ से हम लोग f का मान ज्ञात करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 50/4। अब ये 4/50 था, अब हो गया 50/4। अब इसको आप 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25 और 2 दूनी 4, यानी कि f का मान आ गया 25/2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फोकस दूरी जो है प्लस में ही है, इसका मतलब यहाँ पर वो किस प्रकार से व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। जो संयुक्त लेंस होगा वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है तो आप सूत्र ज्ञात करेंगे 1/v - 1/u बराबर 1/f, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/v - 1/u का मान रख दीजिए, -25 यहाँ पर रखेंगे तो ये +25 हो जाएगा, बराबर 1/f, इसका मान रखेंगे तो 25/2, 25/2 यहाँ पर हो जाएगा 1/v बराबर, ये पलट के ऊपर जाएगा तो 2/ हो जाएगा 25, ये इधर जाएगा तो -1/25। दोनों के हर बराबर हैं तो ये घट जाएगा, 2 से 1 घटाएंगे यहाँ पर आएगा 1 और बट्टे में आ जाएगा 25। 1/v बराबर 1/25। तो जब v बराबर ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। तो यहाँ पर इसका जो मान आया वो 25 सेंटीमीटर प्लस में आया है, तो प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा दाईं तरफ बनेगा, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। ये आप लोग याद रखेगा यहाँ पर कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो 25 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर बन रहा है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, क्योंकि इसका मान प्लस में आया तो प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो दाईं तरफ बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक और उल्टा होगी। ये आप लोग याद रखिएगा।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर खा दिया गया, इसमें दिया गया कि यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस व्यंजक के लिए जो है प्रूफ पूरा पहले से सॉल्व कराया गया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर गा, इसमें दिया गया है कि एक 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु जो है 1 दिन है, ज्ञात कीजिए इसकी अर्धायु। इसके अलावा 3.5 दिन बाद जो है इसकी अविघटित मात्रा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर आपको बताया गया कि 16 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ, प्रारंभिक मात्रा दी गई है N0, इसका मान दिया गया है 16 ग्राम। इसके अलावा औसत आयु दी गई है, औसत आयु को हम लोग लिखते हैं टाउ से, इसका मान दिया गया है 1 दिन, 1 दिन। इसके बाद इसमें ज्ञात करना है आपको सबसे पहले अर्धायु यानी कि T, इसका मान ज्ञात करना है। इसके अलावा सेकंड नंबर ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है 3.5 दिन बाद, समय दिया गया आपको 3.5 दिन बाद जो है अविघटित मात्रा यानी कि N, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे अर्धायु। तो इसके लिए सूत्र होता है T बराबर 0.6931 इंटू टाउ, ये सूत्र होता है। तो T बराबर 0.6931 इंटू, यहाँ पर इसका मान रख दीजिए 1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6931 इतना, यानी कि दिन। तो ये आ जाएगी यहाँ पर अर्धायु। इस प्रकार से ये एक आंसर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरा, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको ज्ञात करना है अविघटित मात्रा। तो इसके लिए हम लोग ज्ञात करेंगे n बराबर होता है T बटे कैपिटल T यानी कि समय, और ये हो जाएगी अर्ध आयु। तो अब ध्यान दीजिए, इसका मान आपको दिया गया है 3.5 दिन बटे अर्धायु, इसका मान ज्ञात किया गया है 0.6931। तो जब आप इससे इसको भाग करेंगे तो लगभग इसका मान जो है वो 5.0 आ जाएगा, आप भाग करके चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए सूत्र होता है n बराबर N0 1/2 की पावर n। तो n बराबर N0, इसका मान दिया गया आपको 16 ग्राम, ये हो जाएगा 16 1/2 की पावर n, n का मतलब 5, यानी कि ये हो जाएगा 16 गुणे 1/2 का गुणा आपको 5 बार करना है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 16 एक कम 16, 16 दूनी 32 इतना आया, यानी कि n बराबर जब इसको आप भाग करेंगे 2 से तो 0.5, 2 पंचे 10, यहाँ पर मात्रा है इसलिए ग्राम। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का क्वेश्चन नंबर घ, इसमें दिया गया है कि एक छोटा क्षण चुंबक एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ जो है 30 अंश का कोण बनाती है। यदि इस पर 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो क्षण चुंबक का जो है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर आपको जो है चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है आपको B, इसका मान दिया गया है 4.5 टेस्ला। इसके अलावा ध्यान दीजिए न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टाउ बराबर 4.5 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का जो है यहाँ पर बल आघूर्ण दिया गया है। और इसमें यहाँ पर ध्यान दीजिए कोण दिया गया है आपको थीटा बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पर आपको चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण बताना है, चुंबकीय आघूर्ण यानी कि m का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है टाउ बराबर mb साइन थीटा इतना। यहाँ से आप जब m का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा टाउ, ये बटे में आ जाएगा यानी कि b साइन थीटा। तो टाउ का मान यहाँ पर रखेंगे तो 4.5 गुणे 10 की घात -2 बटे b का मान रखेंगे 4.5 गुणे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मतलब
30 डिग्री, इतना हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 10⁻² बट्टे sin 30 का मान हो जाएगा 1/2। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा तो m बराबर आ जाएगा 2 गुणे 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो है वो 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर जो है उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि दिया है रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लिखते हैं लैम्डा से। इसका मान दिया गया 10 × 10⁻8 कूलाम प्रति मीटर। और इसके अलावा ध्यान दीजिए 2 सेंटीमीटर लंबवत दूरी, आर का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर। और इसमें जो है आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो ये सेंटीमीटर में दिया गया, इससे आप मीटर में बदल दीजिए। तो 2 × 10⁻² से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई ε0 × 2 λ/r, ये सूत्र होता है। तो E बराबर, इसका मान आप लोग जानते हैं, इसका मान होता है 9 × 10⁹, इतने का मान हो जाएगा। फिर गुणे 2 × लैम्डा का मान रखेंगे 10 × 10⁻8 बट्टे आर का मान हो जाएगा 2 × 10⁻²। ई बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 9 × 10⁻, अब ध्यान दीजिए ये 9 और यहाँ पर ये 10⁻1, तो 9 और 1 मिल के हो जाएगा 10, इतना हुआ। इसके बाद ये माइनस का 2 है, जब ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया माइनस का 8, ये -8, यानी कि E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻, यहाँ पर 10 2 12, 12 से यहाँ पर आपको 8 घटा देने हैं तो ये आ जाएगा 10⁻4। यहाँ पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, इसलिए न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।